हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द कॉमर्स डेस्क। मेरा नाम है युवराज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जो है उसमें हम लोग जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो मोस्टली एडमिशन से ही जो है सिमिलर है, जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना और जो क्या बोलते हैं हमारे जो रिजर्व्स है, जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है, जो भी हम लोगों का मतलब जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो रिजर्व्स वगैरह है वो सबको हम लोग जो है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बेसिकली जो है ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, बट अभी नई नई चीज़ें जो है वो हम लोग अब सीखेंगे। ठीक है, तो अब रिटायरमेंट मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब ये काइंड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है। रिकंस्टिट्यूशन मतलब कैसा कि एक पार्टनर जो है वो फर्म से जा रहा है बाहर और दूसरा मतलब अगर कोई आ रहा है तो कोई भी मतलब नहीं भी आ सकता है। ठीक है ना, तो मतलब बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वगैरह जो है वो सब चेंज हो रहा है। ठीक है, अब पार्टनरशिप, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंड पे आ जा रहा है। मतलब ये अपना जो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हो गया एंड। ठीक है, बट पार्टनरशिप जो फर्म है वो कंटिन्यू होगा। ठीक है ना, पार्टनर चले जाएगा तो पार्टनरशिप डीड जो है वो खत्म हो जाएगा, दूसरा नया पार्टनरशिप डीड बनेगा। जब मतलब जो ओल्ड मतलब जितने ही पार्टनर्स बच गए, ठीक है, उनके बीच में जो है नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो वो पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट नया बन सकता है। ठीक है ना, बट जो पार्टनरशिप फर्म है वो एज इट इज कंटिन्यू करते रहेगा। ठीक है, उसमें रिटायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे कि जब भी पार्टनर जो है वो रिटायर होता है वो कैसे करके तीन चीज़ों से जो है वो रिटायर हो सकता है, मतलब 3 वेज से जो है वो रिटायर हो सकता है। तो वो कौन से है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है बाय विल, मतलब उसको खुद ऐसा मन हुआ कि उसको रिटायर होना है। ठीक है, और इसलिए जो है उसने बाकी पार्टनर्स को अपना जो विल है मतलब अपना जो मर्जी है वो उसने बाकी सब पार्टनर्स को जैसा मतलब जिस मेथड में जो पार्टनरशिप डीड में जो मेथड मेंशन्ड है उस मेथड से जो है उसने अपना विल बाकी सारे जो पार्टनर्स है उसको बताया। ठीक है, फिर ऐसा करके वो रिटायरमेंट ले रहा है। सेकंड ये है बाय अग्रीमेंट। बाय अग्रीमेंट मतलब मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि ये 1-2 साल काम करने के बाद जो है रिटायर हो जाएगा, या तो ये एज के बाद जो है वो पार्टनर रिटायर हो जाएगा, ऐसा कुछ पहले से एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है रिटायरमेंट हो गया। थर्ड है बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। मतलब जो सारे पार्टनर्स है वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि हाँ ठीक है मतलब रिटायरमेंट दे देते हैं इसको, ऐसा मतलब सारे पार्टनर्स एग्री करके रिटायर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 वेज से जो है रिटायरमेंट पॉसिबल है। अब हम लोग देखेंगे कि रिटायरमेंट के टाइम पे हम लोग को क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज करनी पड़ती है। अब हम लोग देखेंगे कि रिटायरमेंट के टाइम पे होता क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्टली जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो जो है वो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है। गेनिंग रेशो क्यों, क्योंकि वो जो समझ लीजिए मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर्स है, उसमें से सी जो है वो रिटायर हो गया। ठीक है, तो अब जो सी का जो शेयर है वो ए और बी को मिल जाएगा तो उनका शेयर तो इंक्रीज हो गया ना, तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा वो ओल्ड वाले से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए गेनिंग रेशो, जब एडमिशन होता है तब हम लोग एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं हमारा खुद का शेयर देके। ठीक है, तो तब हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो होता है रिड्यूस, तो इसके लिए तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। और रिटायरमेंट के टाइम हम लोग रिटायरमेंट और डेथ दोनों के टाइम पे हम लोग जो है गेनिंग रेशो निकालते हैं। सेकेंडली गुडविल का एडजस्टमेंट, जैसा हम लोग एडमिशन में करते हैं वैसा ही। देन
प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, मतलब जिस डेट में वो जो पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है उस डेट तक फर्म ने जितना भी प्रॉफिट कमाया है वो ईयर का, वो कैलकुलेट होता है और उसको वो दे दिया जाता है। ठीक है। अब फोर्थ जो है, जो पार्टनर का जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका फर्म में इंटरेस्ट, मतलब उसको फर्म से कितने पैसे मिलेंगे, मतलब सब कुछ उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कुछ मिला के जो है जितना ही पैसा मिलेगा वो सब जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। देन हम लोग एसेट्स को जो है रीवैल्यू करते हैं और जो लाइबिलिटीज है उसको रीअसेस करते हैं। तो एसेट्स होते हैं रीवैल्यू एंड लाइबिलिटीज जो है उसको हम लोग करते हैं रीअसेस। देन जितने भी अपना क्या बोलते हैं देन जितना भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉसेस ऐसा जो भी है वो सब हम लोगों को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ता है। देन जो हम लोग ने कैलकुलेट किया है पार्टनर्स का इंटरेस्ट, तो वो मतलब जितना भी पैसा उसको मिलने वाला है वो पैसा हम लोग पे कर देते हैं। एंड अगर उसके बाद मतलब उसके रिटायर हो जाने के बाद फॉर्म तो कंटिन्यू होगा, ठीक है ना, तो उसके बाद अगर कैपिटल का कुछ एडजस्टमेंट करना है अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है, तो वो कैपिटल का एडजस्टमेंट अगर करना है तो वो भी हम लोग कर देते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कोई भी पार्टनर जब रिटायर होता है तब हम लोग को करना पड़ता है। अब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनता कैसे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या है ना कि अगर हम लोग को क्वेश्चन में गेनिंग रेशो दिया हुआ है, ठीक है, तो गेनिंग रेशो देखिए न्यू PSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो प्लस गेनिंग रेशो। अब गेनिंग रेशो का भी कैसा है ना कि गेनिंग रेशो या तो क्वेश्चन में दिया हुआ रह सकता है, ठीक है, अगर गेनिंग रेशो नहीं दिया हुआ रह सकता है तो उसमें क्या होता है कि अगर कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ठीक है, और मान लीजिए 3 पार्टनर्स है A, B और C, ठीक है, अब तीनों का शेयर है 1:1:2। अब C मान लीजिए रिटायर हो गया, क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग मानेंगे कि एक सेकंड, इसमें हम लोग करते 3:1:2 कर देते, ठीक है, क्वेश्चन में हम लोगों को गेनिंग रेशो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो है C का जो शेयर था वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, मतलब 3:1 जो है उनका गेनिंग रेशो बन जाता है, ठीक है। देन ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग A और B जो है वो किसी अग्रीड रेशो में C का जो शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर ले, जैसे कि मान लीजिए A और B अपना ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि वो लोग जो है C का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, ठीक है, तो तब हम लोग इक्वली जो है दोनों को शेयर दे देंगे C का और वो उनका गेनिंग रेशो बन जाएगा 1:1 का, ठीक है। तो ये 3 जो है चीजें पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऐसा करके गेनिंग रेशो अगर हमने निकाल दिया एक बार, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो प्लस गेनिंग रेशो करके हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकाल सकते हैं। या तो हम अगर हम लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है तो हम लोग न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशो निकाल देंगे। अब जो सेकंड स्टेप था वो था एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का कैलकुलेशन आप लोगों को पता है,
ठीक है। अब गुडविल को निकाल लेने के बाद जो है हम लोग करते हैं, एंट्री होगा जो ओल्ड पार्टनर्स है, ठीक है, तो वो जिस रेशियो में गेन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके गेनिंग रेशियो में जो है वो लोग रिटायरिंग पार्टनर को जो है गुडविल का पेमेंट करेंगे। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो ये होगा गुडविल का एडजस्टमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन में कभी कभार क्या रहता है ना कि हिडन गुडविल, जैसे एडमिशन के टाइम पे भी हिडन गुडविल था, वैसे इसमें भी जो है एक हिडन गुडविल का क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए रिटायरिंग पार्टनर का क्लेम था 2,30,000 का एंड उसको पेमेंट किया गया है फुल सेटलमेंट में 2,50,000 का। तो इसमें हम लोग को हिडन गुडविल निकालने का बोल देते हैं। तो 2,30,000 का उसका क्लेम था, मतलब प्रॉफिट्स लॉसेस सबको जनरल रिजर्व्स मिला के उसका होता है 2,30,000, ठीक है, गुडविल को छोड़ के। अब हम लोग को बोला कि उसको पेमेंट किया है 2,50,000 का, अभी एक्स्ट्रा पेमेंट तो वो लोग क्यों ही करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें से हम लोग जब 2,50,000 को माइनस करेंगे 2,30,000 से, तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है हमारा गुडविल, ठीक है। तो वो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर जो है गुडविल का, वो हम लोगों को इसको डिफरेंस करके जितना ही वैल्यू आएगा वो उसका गुडविल। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोगों को बनाना आता है, मैंने एडमिशन वाले वीडियो में जो है उसमें बता के रखा था। ये है डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पे जो है हमारे जितने भी लॉसेस या तो लाइबिलिटीज में इंक्रीज होता है और एसेट्स के वैल्यू में डिक्रीज होता है, एसेट्स एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज एंड लाइबिलिटीज जो है वो जब इंक्रीज होता है तो हम लोग उसको नोट करते हैं डेबिट साइड पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। और अगर हमारा एसेट जो है वो उसका जो प्राइस है वो होता है अगर इंक्रीज एंड लाइबिलिटीज होता है हमारा डिक्रीज, तो हम लोग उसको नोट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। देन जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस आते हैं वो हम लोगों को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। देन उसके बाद जो है हमारे बैलेंस शीट में जितने भी प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स वगैरह है उसका एंट्री भी आप लोगों को पता है। एक्यूमुलेटेड गेन्स, मतलब इसमें सब आ गया, ठीक है ना। मतलब मैं इसको एक ही टर्म में अभी लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। जैसे कि उसमें सब आएगा, जनरल रिजर्व्स आएगा, प्रॉफिट आएगा, देन वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, वो सब जो भी है इसको मैं एक वर्ड में अभी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को इसको अलग अलग करके लिखना है। तो एक्यूमुलेटेड गेन्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा आ गया सब प्रॉफिट लॉसेस जो भी है वो सब आ गया, और उसको हम लोग डेबिट कर ये क्रेडिट कर देना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और अगर हमारे पास मतलब कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो फिर हम लोग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब ये सब करने के बाद रिटायरिंग पार्टनर का जितना भी इंटरेस्ट आता है, मतलब जितना भी उसको पैसे लेने हैं फर्म के पास से, वो जब आ जाता है तो उसके पेमेंट के दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है कि हम लोग उसको लमसम में जो है वो अमाउंट जितना भी है वो हम लोग उसको पे कर दें, या तो हम लोग उसको जो जितना ही पैसा है उसके लोन अकाउंट्स में जो है ट्रांसफर कर दें।
देन उसको या तो इंस्टॉलमेंट्स में पे करें इंटरेस्ट के साथ, या तो विदाउट इंटरेस्ट जो है हम लोग उसको पे करें। इसमें जो इंटरेस्ट है वो तो हम लोगों को जो है देना ही पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 6% जो इंटरेस्ट है वो मैंडेटरी है देना, ठीक है। बाकी पार्टनरशिप डीड के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको आपस में कितना इंटरेस्ट उन लोगों ने फाइनल किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ऐसे में 6% इंटरेस्ट जो है वो इसके टाइम पे देना ही पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे कि पार्टनर जिस डेट में रिटायर है या जिस डेट में रिटायर हो रहा है तब तक का जो प्रॉफिट है वो हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। इस अपना वो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं, वो दो मेथड्स हम लोग देखेंगे अभी। सबसे पहले मेथड में क्या होता है ना, हम लोगों को क्वेश्चन में पहली बात तो ये है कि हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ ही रहता है डायरेक्ट कभी कभार कि प्रॉफिट कितना है, ठीक है। उसमें से हम लोगों को सिर्फ जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर फाइंड करके उसको वो दे देना होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग को दिया हुआ नहीं है और कैलकुलेट करना पड़ रहा है तो हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। इन्फॉर्मेशन मतलब कैसा कि लास्ट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ था हमको पूरे ईयर में, ठीक है। या तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है पर ईयर वो कितना है, मतलब एवरेज प्रॉफिट जो है वो कितना है पर ईयर का। मान लीजिए हमारा अपना जो एवरेज प्रॉफिट है पर ईयर वो है 2,40,000, ठीक है। और हमारा जो पार्टनर है वो रिटायर हो गया है, मान लीजिए क्या बोलते हैं 1 मई में, ठीक है। तो 1 मई में रिटायर हो गया है, तो बैलेंस शीट के हमारा जो लास्ट बैलेंस शीट बना था वो कब बना था 31 मार्च। तो हम लोग को लास्ट बैलेंस शीट से लेके जिस अपना जिस डेट पे वो पार्टनर रिटायर या डेथ हुआ है उस पार्टनर का, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उतने तक का हम लोगों को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 31 मार्च को हमारा लास्ट बैलेंस शीट बना था। अब उसके बाद जो है वो जो पार्टनर है वो रिटायर हुआ है 1 मई को, तो इस बीच का जो पीरियड है वो कितना है 1 मंथ, ठीक है। तो 1 मंथ तो 2,40,000 हमको दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट है, या तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है मान लीजिए, उसमें 1 मंथ। देन मान लीजिए जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका प्रॉफिट अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2/10, तो ये हो जाएगा 20,000, देन 20,000 इंटू हाँ तो 2,000 इंटू 2 ये हो गया 4,000। तो इतना जो है उसका प्रॉफिट निकल गया, ठीक है, मतलब उसका जो शेयर है प्रॉफिट में वो निकल गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हम लोग कब बनाते हैं, आप लोगों को पता है, आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए होंगे। साल के एंड में मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो अब तब हम लोग जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ है हम लोग को उस पूरे ईयर में वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हमने जो है ऐसा कोई अकाउंट अभी तक बनाया ही नहीं है, क्योंकि ये अभी तक साल खत्म ही नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम लोग एंट्री में क्या करेंगे ना, हमारा एंट्री ऐसा होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट जितना भी है उसको देना है वो आ जाएगा इधर, टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट है तो एंट्री ये होगा, और अगर लॉस है तो इसका उल्टा एंट्री, मतलब रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट। तो ये है पहला मेथड। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड में हम लोग को ऐसा दिया हुआ रहेगा कि हम लोग अपना मान लीजिए 1 लाख का सेल्स करते हैं, तो उस 1 लाख के सेल्स पे हमारा जो टर्नओवर है उसका रेट कितना है, मतलब उस 1 लाख के सेल्स में हम लोग प्रॉफिट कितना अर्न कर पाते हैं उसका एक परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, ठीक है। देन हम लोग ये बोल देगा कि साल के इतना तक जो है इतने का मतलब ये अमाउंट का सेल्स हुआ है, तो उसमें से हम लोग को प्रॉफिट कैलकुलेट करना बोल देगा। मान लीजिए कि जो हमारा टर्नओवर रेट है वो है 10%,
ठीक है। अब मैं जो अपना रिटायरमेंट का डेट दिया था वो था 1 मई, तो 1 मई तक का हमारा जो सेल्स है वो है 1 लाख का, तो सेल्स जो है वो है 1 लाख का, ठीक है। तो अब उसमें से हम लोग को देख के रखा है टर्नओवर रेट जो है वो है 10%, तो 10% करेंगे हम लोग 1 लाख का, तो वो आ जाएगा हमारा 10,000। तो जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा इधर 10,000। देन उसमें से हम लोग जो है रिटायरिंग पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करके उसका जो अमाउंट है वो हम लोग निकाल लेंगे। तो ये होता है टर्नओवर वाला मेथड, जिसमें हम लोग को टर्नओवर का परसेंटेज दे दिया हुआ जाए, अपना दे दिया रहेगा, और हमारा उस टाइम पीरियड तक, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर जिस डेट में रिटायर हो रहा है उस दिन तक का सेल्स हम लोग को दे दिया जाएगा। तो हम लोग को प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डालना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टनर का अगर समझ लीजिए डेथ हो जाता है तो तब हम लोगों को क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अब इसको जो है मैं ये सेम ही वीडियो में अपना इसलिए क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि ये जो रिटायरमेंट है और जो डेथ है वो बहुत ही सिमिलर चैप्टर्स है, ठीक है, मतलब जो दोनों में जो प्रोसेस हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, कुछ एक दो डिफरेंस है बस, उससे ज़्यादा और कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कल आप लोग का एग्जाम है तो आप लोगों को एक ही वीडियो में दोनों चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं इस चैनल पे जो है मोस्टली जो है ऐसे ही वीडियोस डालता हूँ ताकि अगर आप लोगों का जो है रिसेंटली एग्जाम है तो आप लोग एक ही दिन में उस वीडियो को देख के आप लोगों का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार रिवाइज हो जाए। इसके लिए सारे जो वीडियोस है वो मैं वन शॉट वीडियो डालता हूँ, एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट कर देता हूँ, और मैं ट्राई करता हूँ कि जितना से जितना हो सके कम टाइम में जो है मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर पाऊँ। ऐसा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं रहना चाहिए जो आप लोगों को वापस बाकी रह जाए और देखना पड़े, ठीक है। तो हम लोग डेथ को भी जो है अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पार्टनर के डेथ के टाइम पे हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। पार्टनर के डेथ में और रिटायरमेंट में सिर्फ दो डिफरेंस है। दो डिफरेंस ऐसे है कि जो डेथ है वो अनप्लैन्ड और इनवॉलेंटरी एक्शन है। रिटायरमेंट को हम लोग प्लान कर सकते हैं कि मान लीजिए हम लोगों को 3 महीने बाद जो है हम लोग को रिटायर करना है, ये हमने एक प्लान कर दिया है और हम लोगों ने जो है बाकी पार्टनर्स को भी ये बोल दिया है कि मैं जो है 3 महीने बाद रिटायर हो जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा करके एक प्लान हम लोग रिटायरमेंट कर सकते हैं, बट ऑफकोर्स आप लोग जानते हैं कि डेथ जो है वो हम लोग प्लान नहीं कर सकते, वो सडनली हो जाता है और वो इनवॉलेंटरी एक्शन है। रिटायरमेंट मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, ठीक है ना, बट डेथ तो अभी किसी के मर्जी से नहीं होता है, तो वो एक इनवॉलेंटरी एक्शन है। सेकेंडली जो डेथ है उसके टाइम पे हम लोग जो पैसे है, मतलब जो पार्टनर डिसीज्ड पार्टनर है उसका जो शेयर है पैसों का वो हम लोग देते हैं उसके एग्जीक्यूटर को, तो हम लोग एग्जीक्यूटर अकाउंट जो है वो बनाते हैं। बट हम लोग रिटायरमेंट के टाइम पे जो है जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके ही अकाउंट में सारे पैसे हम लोग अपना डालते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि डेथ के टाइम पे हम लोग एग्जीक्यूटर को पे करते हैं और रिटायरमेंट के टाइम पे हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को पे करते हैं। देन बाकी सब कुछ सेम है, एसेट्स को रिवैल्यू करना, गुडविल को कैलकुलेट करना, देन उसको एडजस्टमेंट करना, मतलब जो डिसीज पार्टनर है उसको अपना गुडविल का शेयर दे देना, उस डेट तक का जो प्रॉफिट या लॉस ऐसा कुछ भी है वो उसको शेयर कर देना, जो रिजर्व्स है उसमें से उसका जो अपना शेयर है वो उसको दे देना, अगर कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो उसके कैपिटल में से माइनस कर लेना। ये सारे जो अपना एडजस्टमेंट्स है वो रिटायरमेंट के ऐसा सेम है एज इट इज़। अब हम लोग देखेंगे कि एग्जीक्यूटर का जो लोन अकाउंट है वो हम लोग कैसे बनाते हैं। एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में एक होता है डेट का कॉलम, एक होता है पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, देन डेट, देन वापस पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, ठीक है। ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। अब इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो होता है हमेशा क्रेडिट, ठीक है। तो क्रेडिट मतलब बाय रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
बाय रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या तो जो डेथ, जिस पार्टनर का अपना डेथ हो गया है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस है, मतलब जो उसको मिलने वाला है वो बैलेंस हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए उसका जो अमाउंट है वो है 2 लाख रुपीज, और क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि ये 2 लाख रुपीज जो है हम लोग उसको पे कर रहे हैं 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है मतलब हाँ 6 मंथ्स के ऐसा इक्वल पीरियड में जो है हम लोग उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। ठीक है, तो हम लोग इसको पहली बात तो ये है कि जब हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होता है जितना अमाउंट बाकी है वो पूरे अमाउंट के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2 लाख के ऊपर। तो 2 लाख के ऊपर हम लोग अगर अपना जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 12,000। ठीक है, 2 लाख इंटू 6/100, तो आंसर आएगा 12,000 इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम लोग को पे कितना करना पड़ेगा, पहली बात तो ये कि इक्वल अमाउंट, तो मतलब इसका हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वो हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, और साथ में इंटरेस्ट 12,000, तो हमको टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा बाय कैश और बैंक 1,12,000। तो ये होगा हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, और साथ ही में और एक एंट्री यहाँ पे होगा बाय इंटरेस्ट 12,000, सो दैट दोनों साइड्स जो है वो मैच हो जाए। ठीक है, बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे हो गया इंटरेस्ट 12,000, और यहाँ पे अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अकाउंट हो गया, ये अमाउंट हो गया 1,12,000। अब जब हम लोग दूसरी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तब हम लोग रिमेनिंग अमाउंट पे अपना ये कैलकुलेट करेंगे। तो 1 लाख में हम लोग कैलकुलेट करेंगे 6%, जो कि होता है 60,000। ठीक है, सॉरी 6,000। तो 6,000 पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सॉरी 6,000 हमारा जो है इंटरेस्ट आ गया, तो हमारा जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो हो जाएगा 1,06,000। वैसे ही अगर इसको अपना 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बोला होता तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हम लोग पे करते 25,000, वैसे ही अगर हम लोगों को इसको 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करने का बोला होता तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हम लोग पे करते 50,000। ठीक है, तो 50,000 पे करते, बट हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते पूरे 2 लाख पे। देन उसके बाद हम लोग अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, जो रिमेनिंग अमाउंट बचता उस पूरे रिमेनिंग अमाउंट पे जो है हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते। ठीक है, तो ऐसे करके जो है हम लोग एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाते, एग्जीक्यूटर या तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन अकाउंट जो है हम लोग ऐसे करके बनाते। सो गाइस, अब जो है हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, सो दैट अभी तक हम लोगों ने जितना ही पढ़ा है वो आप लोगों को एक बार रिवाइज हो जाएगा, और क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है उस नॉलेज को वो आप लोगों को एक बार समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पे दिया है कि जो बिल्डिंग है वो वैल्यूअर ने जो है हम लोग को उसका वैल्यू हमको जो दिया है, बिल्डिंग और स्टॉक आर टू बी इंक्रीज बाय 20% एंड 15%। तो हमको बिल्डिंग का वैल्यू अपना बैलेंस शीट में कितना दिया है, 4 लाख रुपीस हमको दिया हुआ है बिल्डिंग का वैल्यू। ठीक है, तो 4 लाख का 20% जो है वो हम लोग को इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज जो है जब भी हम लोग करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जो है आता है, जब भी हम लोग एसेट्स को जो है हम लोग इंक्रीज करते हैं तब क्रेडिट में हम लोग शो करते हैं। तो अपना 4 लाख का 20% हो जाएगा यहाँ पे 80,000। तो बाय बाय बिल्डिंग 80,000। द न्यू बैलेंस शीट में जो है हम लोग बिल्डिंग का वैल्यू रिकॉर्ड कर देंगे 80,000। देन स्टॉक को 15% से जो है इंक्रीज करने के लिए बोला है। तो स्टॉक का वैल्यू हम लोग को बैलेंस शीट में दिया हुआ है 2,20,000।
तो 2,20,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 33,000। सो बाई स्टॉक 33,000। बिल्डिंग का वैल्यू बैलेंस शीट में हम लोग को 4 लाख दिया हुआ था, तो 80,000 से वो इंक्रीज हुआ है, तो उसका बैलेंस शीट में वैल्यू आएगा 4,80,000। और स्टॉक का वैल्यू आएगा, स्टॉक का वैल्यू था 2,20,000 प्लस 33,000, तो ये आ जाएगा 2,53,000। देन हम लोगों को बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज्ड टू 15,000, मतलब हम लोगों को 15,000 तक इंक्रीज करना है, 15,000 इंक्रीज नहीं करना है। तो हमको ऑलरेडी जो है बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है 10,000, तो हम लोग को और 5,000 उस प्रोविजन में ऐड करना है। तो हमारा जो लाइबिलिटी होता है वो होता है प्रोविजन, ठीक है ना। तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। सो टू प्रोविजन 5,000। सो यहाँ पे डेटर्स का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 2 लाख, डेटर्स है 2 लाख के, उसमें से हमारा जो प्रोविजन है वो है 15,000 का। सो हम लोग माइनस करेंगे प्रोविजन 15,000। सो 2 लाख माइनस 15,000, सो ये आ जाएगा 1,85,000। देन हम लोगों को बोला है कि मोहन एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ 10,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज डेट ऑफ 11,250। ओके, सो यहाँ पे एक हमारा ओल्ड कस्टमर है जिसके अकाउंट को हमने ऐसा पहले अपना बैड डेट जो है वो हमने पहले से ही अपना ऐसा रिटर्न ऑफ कर दिया है, बट अभी उसने जो है हमको घूम के पेमेंट किया है 10,000 का। उसका जो प्रीवियस बिल था 11,250 के सेटलमेंट में उसने पे किया 10,000। सो उसमें हमारा आएगा बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही आएगा बाई कैश बाई कैश लिखने की जरूरत है, बाई बिल्स रिसीवेबल कर दीजिए क्योंकि वो बिल्स उसने पे किया है। तो बिल्स रिसीवेबल ब्रैकेट में जिसने हमको दिया है तो उसका नाम क्या है, मोहन, ठीक है। तो हम लोगों को कितना पे किया उसे 10,000 रुपीज, 10,000, ठीक है। देन हम लोगों को बोला है अ फी ऑफ 10,000 इज पेएबल टू वैल्यूअर। सो ये हमारा लाइबिलिटी है, हमने पे नहीं किया अभी तक, हमको पे करना है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो ये आएगा डेबिट साइड पे टू वैल्यूअर अकाउंट। कितना पे करना है 10,000, 10,000, ठीक है। सो ये जो अपना क्या बोलते हैं लाइबिलिटी है वो इधर आ जाएगा, वैल्यूअर का फीस। सो वैल्यूअर फीस आ जाएगा यहाँ पे 10,000, एज हमने अभी तक पे किया नहीं है, हमको पे करना पड़ेगा, ठीक है। देन हम लोग को बोला है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2,10,000। सो 2,10,000 जो है अगर गुडविल है अपना पूरे फर्म का, तो यहाँ पे हमारा कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, ज्योति जो है वो रिटायर हो रही है, ठीक है। उसका जो शेयर था वो था 1/3। सो हम लोग 2,10,000 का अगर 1/3 करेंगे तो उसका आ जाएगा हमारा 70,000। उसका एंट्री हम लोग बाद में करते हैं, एक बार रिवैल्यूएशन और अपना बैलेंस शीट निपटा देने के बाद। यहाँ पे हम लोग को जो है फर्स्ट स्टेटमेंट में मशीनरी और फर्नीचर को भी रिड्यूस करना था 10% और 7% से, उसका भी एक एंट्री आएगा। मशीनरी को हमने जो है रिड्यूस किया है कितना परसेंट से, 10% से, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ था हम लोगों को 3 लाख। तो 3 लाख को अगर हम लोग अपना 3 लाख अगर हम लोग माइनस करेंगे 10% तो हो जाएगा 30,000।
सो हम लोग बैलेंस शीट में भी शो कर देंगे मशीनरी अकाउंट 2,70,000। और क्या रिड्यूस करने के लिए बोला है, फर्नीचर रिड्यूस करने के लिए बोला है 7% से, उसका जो बैलेंस शीट में था वो वैल्यू कितना था 1,20,000। सो 1,20,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100, 8,400 जो है वो हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। सो टू फर्नीचर 8,400, ठीक है। तो 8,400 जो है वो अगर हम लोग 1,20,000 से माइनस करेंगे, 1,20,000 माइनस 8,400, सो ये आ जाएगा 11,600, 111,600, ठीक है। सो 1,11,600 आ गया हमारा फर्नीचर का वैल्यू। अब हम लोग जो है प्रॉफिट फाइंड करेंगे। सो ये कितना आ रहा है, 80,000 प्लस 33,000 प्लस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 10,000 माइनस 30,000 माइनस 8,400। तो ये आया हमारा टू प्रॉफिट 69,600, टू प्रॉफिट 69,600, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमको दिया हुआ है 1/2, 1/3 और 1/2, 1/6 और 1/3। सो हमारे पार्टनर्स कौन से है, विक्रम, विपिन और ज्योति। सो यहाँ पे विक्रम, विपिन और ज्योति। सो 69,600 का 1/2 तो 34,800, देन 69,600 का डिवाइडेड बाय 6, सो 11,600 देंगे हम लोग विपिन को। और ज्योति का जो है कैपिटल सॉरी प्रॉफिट का शेयर आएगा 23,200, 23,200। तो हम लोग ये जो अपना प्रॉफिट है वो यहाँ पे हम लोग अभी कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। हमारा रिवैल्यूएशन का जो जितना भी काम था वो हमारा हो गया खत्म। अब हम लोग आएंगे कैपिटल अकाउंट में। सो कैपिटल अकाउंट में हम लोग जो है यहाँ पे पहले हेडिंग डाल देते हैं, कौन कौन है पार्टनर्स, विक्रम, विपिन और ज्योति, विक्रम, विपिन और ज्योति। तो बाय बैलेंस उनके कैपिटल का बैलेंस हम लोग देखेंगे कितना कितना है, 3 लाख, 3 लाख, 2,80,000, 3 लाख, 3 लाख और 2,80,000, 2,80,000, ठीक है। देन हमारा जो प्रॉफिट इधर हुआ था वो हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो बाय प्रॉफिट कितना कितना था, 34,800, 34,800, 11,600, देन 23,200, ठीक है। अब हमको कोई जनरल रिजर्व दिया है, हाँ दिया है। तो जनरल रिजर्व है हमारा 1,80,000 का, तो वो हम लोग इसको इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो बाय जनरल रिजर्व 1,80,000 को डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 90,000। देन विक्रम, विपिन का शेयर है 1/6, तो ये आ जाएगा 30,000। देन ज्योति को मिल जाएगा 60,000, ठीक है। देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया हुआ है हमको 60,000। सो वो जो है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो वो आ जाएगा डेबिट साइड पे। सो अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है वो है 60,000। सो वो हो जाएगा 30,000 हो जाएगा विक्रम का, और विपिन का हो जाएगा 10,000, 10,000 और ज्योति का हो जाएगा 20,000, 20,000, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है, गुडविल का जो है हमको अपना फर्म का जो गुडविल है वो है 2,10,000 का, ठीक है। तो 2,10,000 जो है गुडविल अपना फर्म गुडविल का वैल्यू है। सो उसमें से ज्योति का जो है ज्योति का शेयर है हमारे पास 70,000 का, तो 70,000 जो है वो हम लोग दे देंगे ज्योति को बाय गुडविल करके। गुडविल का शेयर आएगा 70,000, मतलब बाय गुडविल नहीं आएगा, ये जो विपिन और विक्रम का है वो आ जाएगा
ये लोग पे करेंगे ज्योति को, ठीक है। तो ये लोग पे करेंगे ज्योति को उनके गेनिंग रेशो में। सो यहाँ पे गेनिंग रेशो जो है वो हम लोग को कोई पर्टिकुलरली ऐसा दिया हुआ नहीं है। सो इसके लिए हम लोग मानेंगे कि जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वही उनका जो है गेनिंग रेशो हो जाएगा। सो उनका पहले का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 1/2 और 1/6, तो उसी रेशो में जो है हम लोगों को 70,000 को डिवाइड कर देना पड़ेगा। सो 70,000 डिवाइडेड बाई, नहीं उसके बीच का रेशो हम लोग निकालेंगे। सो यहाँ पे 1/2 और ये यहाँ पे 1/6। सो दोनों को जो है हम लोग इक्वल कर देंगे, तो ये हम लोग डिवाइड कर देंगे 6 से, ठीक है। तो 6 से जो है मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा 6:2, यहाँ पे हो जाएगा 3:2। तो ये जो है इनका गेनिंग रेशो बन जाएगा। सो 70,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा 42,000। 2 ज्योति करके जो है हम लोग एंट्री डालेंगे, विक्रम और अपना ये विपिन पेमेंट कर रहा है, तो विक्रम का आ जाएगा 42,000 और विपिन का आ जाएगा 2 इंटू 70,000 डिवाइडेड बाई 5, 28,000, ठीक है। सो 28,000 आ गया विपिन का और अपना विक्रम का आ गया 42,000। सो और कुछ हम लोग को दिया हुआ इधर, नहीं और कुछ हम लोग को इधर नहीं दिया हुआ है, ठीक है बस। तो अब जो है हम लोग को इनका कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इनका कैपिटल जो है वो आएगा, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि ज्योति को पेमेंट कितना करना है। सो 2,80,000 प्लस 23,200 प्लस 60,000 प्लस 70,000 माइनस 20,000, तो ये आ जाएगा 4,13,200, ठीक है। तो टू ज्योतिष लोन अकाउंट, अगर हम लोग को नहीं पता है कि मतलब पेमेंट कैसे किया है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग लोन अकाउंट में ही जो है वो बैलेंस को डाल देते हैं। तो वो है हमारा 4,13,200, 4,13,200, ठीक है। अब बाकी सबको हम लोग देख लेते हैं कितना कितना है। विक्रम का देखते हैं हम लोग, 3 लाख प्लस 34,800 प्लस 90,000 माइनस 30,000 और 42,000। सो ये आ गया 3,52,800। तो हम लोग को इसका ये शेयर जो है वो फाइंड करना है। उससे पहले 3,52,800 जो है वो हम लोग पहले आप लिख लेते हैं, 3,52,800, ठीक है। ओके, तो विपिन का क्या अपना कैपिटल कितना आ रहा है? हाँ, यहाँ पे हमने शायद से कुछ तो वैल्यू गलत लिखा है। हाँ, ये जो गेनिंग रेशियो है, हाँ यहाँ पे जो है गेनिंग रेशियो जो है वो अपना यहाँ पे 6 और 2 था, तो मैंने 3:2 कर दिया। 3:2 जो है 1 आएगा, 3:1। सो हमारा जो गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगा, गुडविल हमारा 70,000 का शेयर उसका, तो 70,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा 52,500, 52,500। और विपिन का शेयर आएगा कितना था, 70,000 डिवाइडेड बाई 4, उसका शेयर आएगा 17,500, ठीक है। वैसे अभी हमारा जो ज्योति का जो अपना कैपिटल था वो हम लोगों ने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो वो हम लोगों को लोन पे करना पड़ेगा, तो हम लोग बैलेंस शीट में जो है उसको शो कर देंगे। सो ज्योतिष लोन अकाउंट 4,13,000, ठीक है। देन
इनका जो टोटल कैपिटल आर है विपिन और विक्रम का मिला के वो कितना है, 3 लाख प्लस 34,800 प्लस 90,000 माइनस 30,000 माइनस 52,500, तो यार है 3,42,300 एंड बिपिन का आ रहा है 3 लाख प्लस 11,600 प्लस 30,000 माइनस 30,000 माइनस 10,000 माइनस 17,500, सो ये आ गया 3,14,100। सो फर्म का टोटल कैपिटल जो है वो कितना हो गया अभी, 3,14,100 प्लस 3,42,300, तो ये आ गया 6,56,400। ये जो है फर्म का टोटल कैपिटल है। तो हमको बोला है कि जो टोटल कैपिटल निकल रहा है फर्म का वो हम लोगों को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। तो 6,56,400 इंटू 3/4 हम लोग करेंगे तो वो आ जाएगा 4,92,300। सो जो अपना विक्रम है उसका कैपिटल होना चाहिए 4,92,300, तो टू बैलेंस 4,92,300, ठीक है। और जो बिपिन है उसका शेयर होना चाहिए 1,64,100, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कितना जो है करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है या करंट अकाउंट से लेना है। तो हम लोग विक्रम का जो है वो तो कम आ रहा था वैल्यू, तो इसके लिए हम लोग को प्लस करना पड़ेगा, मतलब करंट अकाउंट से और वैल्यू लेना पड़ेगा। सो 4,92,300 माइनस 3,42,300, सो 1,50,000 का जो है डिफरेंस आ रहा है, तो वो हम लोग उसके करंट अकाउंट में जो है ट्रांसफर करके ले लेंगे। 1,50,000 आएगा करंट अकाउंट में इसके, तो ये हो गया बैलेंस। अब विपिन का कितना आ रहा है, 3 लाख प्लस 11,600 प्लस 30,000, हाँ तो इसका एक सेकंड हमने ऑलरेडी करके रखा है ना। सो 3,14,100 है, ठीक है। उसमें से हमको चाहिए 1,64,100। सो इसका भी जो है 1,50,000 जो है वो हम लोगों को ट्रांसफर अपना ये कम कर देना पड़ेगा। तो कम कर देना मतलब हम लोग करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो इसमें 1,50,000 जो है हम लोग करंट अकाउंट में इसके ट्रांसफर कर देंगे। सो हम लोग जो है बैलेंस शीट जो है अपना कंप्लीट कर लेंगे। सो ज्योति का लोन हमने ट्रांसफर कर दिया, अब इनके कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। विपिन, विक्रम और विपिन, ठीक है। तो विक्रम का है 4,92,300, देन विपिन का है 1,64,100 एंड इनके करंट अकाउंट में जो है करंट अकाउंट विपिन का जो है विक्रम का जो है वो आएगा एसेट साइड पे, ठीक है ना, क्योंकि इंक्रीज करना है हमको वैल्यू। वो आएगा 1,50,000 और विक्रम का करंट अकाउंट आएगा लाइबिलिटी साइड, सॉरी विपिन का करंट अकाउंट आएगा लाइबिलिटी साइड पे, विक्रम का आएगा अपना एसेट साइड पे 1,50,000। एंड और कोई एसेट्स ट्रांसफर करना रह गया हमारा, बिल्स पेएबल है 1,20,000 का, 1,20,000 का, और सन्ड्री क्रेडिटर्स हमको दिए हुए हैं कितने के,
80,000 का, 1,80,000 का हमको सन्ड्री क्रेडिटर्स दे के रखा है। एसेट साइड पे जो है हमारा कैश और बिल्स रिसीवेबल आएगा। कैश है 70,000 का एंड बिल्स रिसीवेबल है 10,000 का, ठीक है। सो अब हम लोग बैलेंस करेंगे इसको। इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। एक सेकंड, यहाँ पे ज्योति का जो लोन है वो है अपना 4,13,200, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर आप लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे सो ये बैलेंस हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और जो डेथ एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है वो भी पूरा जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उसके वो सब जो है क्लियर हो गया होगा आपको। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।